भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कक्षा में हमने भाग 5 शुरू किया था। भाग 5 में संघ के बारे में है। संघ का जो शुरुआत है अनुच्छेद 52 से 151 तक के जो अनुच्छेद हैं वो संघ के संबंध में है। हमने अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में शुरू किया है। राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था हमारा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होगा जिसमें वोट संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। और चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, एक सिस्टम है। और चुनाव में ये हमने देख चुके थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजय होने के लिए कुल पड़े वैध मतों का आधे से अधिक प्राप्त करना जरूरी है। मतलब 50% प्लस वोट हमें जिस उम्मीदवार को मिलता है वही व्यक्ति विजय होता है। आमतौर पर जो हम और दूसरे इलेक्शन में वोट देते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या नगर पालिका हो, ग्राम पंचायतों का हो, वहां पर अगर 4 उम्मीदवार या 5 उम्मीदवार खड़े हैं तो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी हो जाता है। पर राष्ट्रपति के उम्मीद के चुनाव में ऐसा नहीं है। यहां अगर ए बी सी डी 4 व्यक्ति खड़े हैं तो जिसको 50% से ज्यादा वोट मिलेगा वही विजय होगा। अगर यहां ए को 40% वोट मिलते हैं और इसको 10% वोट मिलते हैं, यहां 20% वोट मिलते हैं और इसको 20% वोट मिलते हैं, इसको 19 कर लेते हैं और इसको 21 कर देते हैं। इतने अगर वोट मिलते हैं इस तरह से, अगर ये चुनाव कोई दूसरा चुनाव होता, राष्ट्रपति को छोड़ करके विधानसभा का लोकसभा का चुनाव होता, तो यहाँ 40% वाला व्यक्ति आसानी से जीत जाता। पर राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए आधे से अधिक मतों का पाना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है कि यदि किसी भी उम्मीदवार को प्रथम चक्र की मतगणना में आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं होते तो सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों को द्वितीय वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ टर्म आया एक द्वितीय वरीयता है। जब वोट देने वाला जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है जब वोट देने जाएगा तो वो अपना वोट केवल ए बी या सी किसी एक को नहीं देगा, वोट देगा अपने चारों को वोट देगा। वो किस तरह से वोट देगा? वरीयता के आधार पर देगा कि पहली वरीयता पर ए है, दूसरी पर सी है और तीसरी पर डी है, चौथी पर हमारा बी है। इस तरह से वोट दिया जाता है। पहली प्रथम चक्र की मतगणना में किसी को भी 50% वोट नहीं मिला तो किसको बाहर करेंगे हम? सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को। सबसे कम किसने पाए हैं? बी वाले ने सबसे कम पाए हैं, तो बी वाले को हम लाइन से कर देंगे, रेस से कर देंगे बाहर। बी हो गया खत्म। अब जिन कैंडिडेट ने जिन मतदाताओं ने बी को वोट दिया था, बी वाले को उनकी पहली वरीयता तो बी था, दूसरी वरीयता के आधार पर उन्हें अन्य उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से जब तक ये 50% नहीं पहुंच जाएगा कोई भी एक व्यक्ति, जरूरी नहीं कि ये वाला ही पहुंचे, हो सकता है ये पहुंच जाए, हो सकता है नीचे वाला पहुंच जाए, जब तक कोई एक 50% नहीं पहुंचेगा तो अगर दूसरे वाले में भी ये 50% नहीं पहुंचता तो उसके बाद हम इस वाले को बाहर कर देंगे जो सबसे कम वाला है। और ये चलता रहेगा जब तक वो कोई उम्मीदवार आधे से अधिक मत ना प्राप्त कर ले। यदि किसी उम्मीदवार को द्वितीय चक्र की मतगणना में भी विजय नहीं होता है तो तीसरे चक्र की मतगणना की जाती है। जब तक किसी उम्मीदवार को भी विजय घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक मतगणना जारी रहेगी। ये सिद्धांत की बात है, पर अभी तक प्रैक्टिकल कब ऐसा हुआ है? केवल एक बार ऐसा हुआ है 1969 में। 1969 में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, तो चुनाव की घोषणा कर दी गई। उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और नीलम संजीव रेड्डी ने भी अपने आप को कह दिया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे।
नीलम संजीव रेड्डी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, वीवी गिरी भी चुनाव के मैदान में आ गए। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी दोनों चुनाव के मैदान में आ गए। दोनों कांग्रेस के बड़े लीडर थे। किसी भी बड़े लीडर ने इनको अपना खुला समर्थन नहीं दिया, कह दिया कि जिसकी जहां मर्जी वहां वोट दे ले। तो यहां पर ऐसी कंडीशन बन गई कि 50% वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिला। तब द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी और द्वितीय चक्र की मतगणना में वीवी गिरी विजयी घोषित कर दिए गए थे और नीलम संजीव रेड्डी यहां चुनाव हार गए थे। तो अभी तक केवल 1969 में वीवी गिरी एक बार ऐसा हुआ है कि द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी हो। आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो सबसे पहली शर्त तो है, सबसे पहली आवश्यकता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं होगा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। राष्ट्रपति का जितने भी चुनाव हैं सभी चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। किसी भी एग्जाम में आ जाए और कोई से भी चुनाव के बारे में पूछ ले तो वहां पहली जो आवश्यकता है भारत का नागरिक हो। 35 ईयर की आयु पूरी कर लिया हो। ये आयु जो है अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग है, पर राष्ट्रपति के लिए 35 है। सबसे ज्यादा उम्र राष्ट्रपति के चुनाव में ही चाहती है। बाकी सब में, किसी में राज्यसभा में 35 है, कहीं 25 है, कहीं 21 है। केवल राष्ट्रपति के लिए में सबसे ज्यादा उम्र 35 वर्ष की। और साथ ही लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य के लिए क्या योग्यताएं हैं वो बाद में बताया जाएगा जब लोकसभा का चैप्टर आएगा। और इसके आगे लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद किसी सरकारी पद पर ना हो। उसमें कुछ पद लाभ के पद तो हैं पर उन्हें अपवाद दिया गया है कि इन पद पर लाभ का राष्ट्रपति होना लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का पद ही, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति का पद लाभ का पद है पर चुनाव लड़ने के लिए लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद है पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता है तो वहां लाभ का पद नहीं माना जाएगा। केंद्र में मंत्री या राज्यों में मंत्री लाभ का पद है पर जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है वो तो उसके लिए ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राज्यों में राज्यपाल लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो लाभ का पद है, ये सारे पद लाभ के पद हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इन्हें अपवाद रखा गया कि इन पद पर होना लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई हल्के व्यक्तित्व के लोग, कोई चलता फिरता व्यक्ति की मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा हुई मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसे कोई हल्के व्यक्तित्व के लोग या चलता फिरता व्यक्ति कोई राष्ट्रपति के चुनाव में ना पहुंच जाए, ना लड़ सके, तो उसके लिए 1997 में एक व्यवस्था दी गई कि वही व्यक्ति चुनाव में भाग लेगा जिसके नाम का प्रस्ताव, जो निर्वाचक मंडल था हमारा, जिस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, उस निर्वाचक मंडल से 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करें। 50 अनुमोदन है तथा 50 अन्य, अच्छा ये 50 प्रस्ताव करें और 50 अनुमोदन करें। पहले 50 व्यक्ति उसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे कि हम जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके नाम का प्रस्ताव पहले 50 लोगों ने किया और 50 अन्य ने उसका अनुमोदन किया। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि इनके साथ कम से कम 100 वोट तो पक्के हैं। पता चला किसी के साथ वोट तो एक भी नहीं है, वो भी पहुंच जाए कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कम से कम 100 व्यक्ति तो इनके साथ पक्के हैं। इससे यह निर्धारित हो जाता, स्पष्ट हो जाता है। आगे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार भी लड़ सकता है। अब जैसे अमेरिका में है, कोई व्यक्ति 8 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, 2 बार, मतलब 4-4 साल का टाइम है, 8 बार हो जाएगा। पर हमारे यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो चाहे 10, एक बार में 5 साल है, 2 बार में 10 साल हो जाता है, फिर चाहे वो कितने बार भी चुनाव लड़ सकता है।
उसे समय की कोई पाबंदी नहीं है। जबकि अमेरिका में 2 वर्ष है, वो 2 कार्यकाल है, और 2 कार्यकाल में समय हो जाता है 8 वर्ष। तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार भी लड़ सकता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी भी बार लड़ सकता है। इसके बाद है राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, जब पहला वाला राष्ट्रपति काम कर रहा है उसके कार्यकाल के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल से पूर्व ही करा लिया जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने के बाद नहीं होगा, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा। किसी वजह से चुनाव नहीं हुआ, कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव नए राष्ट्रपति चुनाव नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब क्या व्यवस्था रहेगी। तो व्यवस्था यह है कि यदि किसी कारणवश चुनाव नहीं होता तो वह व्यक्ति अपने पद पर, वह राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। और चुनाव से पहले, खत्म होने से पहले करा लिया जाएगा। किसी कारणवश कोई विशेष परिस्थिति बनती है, चुनाव नहीं हुआ है, तो अपने पद पर वो कंटिन्यू रहेगा, पद खत्म नहीं होगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा उसकी जगह पर। हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्त होने के लिए मृत्यु हो सकता है, या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दे, अथवा इसमें एक चीज और है, महाभियोग। महाभियोग के कारण भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, या किसी कारण से रिक्त हुआ हो तो क्या होगा, तो वह उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। समय कितना है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का पद नहीं, समय नहीं है अभी। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के, मृत्यु से, महाभियोग से या त्याग पत्र से पद रिक्त हो गया तो 6 माह के अंदर चुनाव दोबारा से कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यह पद पर चुने जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में, उस समय हो सकता है मुख्य न्यायाधीश भी ना हो कोई, तब क्या व्यवस्था होगी, सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कार्यकाल है 5 वर्ष। किस दिन से 5 वर्ष, जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से 5 वर्ष, या कोई और व्यवस्था। तो इसके लिए व्यवस्था है कार्यालय प्रवेश के, जिस दिन वो पहली बार ऑफिस गया है। चुनाव चाहे 1 महीना पहले हो गया हो, मान्य नहीं होगा जिस दिन उसने अपने ऑफिस में फाइल पर साइन कर दिए हैं। कार्यालय प्रवेश के प्रथम दिन से 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति, हमने बात करी थी त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देने की इच्छा हो रही है तो उपराष्ट्रपति के पास जाएगा और बताएगा कि मुझे ये समस्या है, मैं अपना त्याग पत्र सौंपता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर राष्ट्रपति में भी थोड़ा सा और बचा है, अगली कक्षा में उसको देखेंगे।